हेलो फ्रेंड्स, हम 23 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि जो सेंटर ने फार्मर्स को ये प्रपोज़ किया है कि हम इस लॉ को, फार्मर लॉ जो भी है, हम उसको 18 महीने के लिए सस्पेंड कर देंगे। ठीक है। द गवर्नमेंट मेड इट क्लियर टू द फार्मर्स दैट इट्स प्रपोजल टू सस्पेंड द लॉज फॉर 18 मंथ वॉज द बेस्ट इट कुड ऑफर एंड फार्मर्स कुड रिटर्न टू द टॉक्स टेबल आफ्टर रीथिंक। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट कह रही कि ये बेस्ट जो दे सकती है तो उसने बेस्ट दिया है। मतलब शायद गवर्नमेंट इसके आगे कुछ करने के मूड में नहीं है, या फिर बस वो अब ज़्यादा कुछ करने का रिपीट नहीं सोच रही है। तो ऐसा उन्होंने बोला है, दिस इज़ द बेस्ट वी कैन ऑफर। अब ये है, बिहार वॉन्ट्स ऑफ एक्शन फॉर ऑनलाइन पोस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, ऑपोजिशन कॉल इट ड्रैकोनियन। आपको थोड़े दिन पहले पता होगा केरला ने भी ऐसा ही एक एक्ट पास किया था जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी सोशल मीडिया पे ऑफेंसिव पोस्ट करेगा तो उसके ऊपर आईपीसी के तहत कुछ सज़ा सुनाई जाएगी या ये सारी। तो वैसे ही अब बिहार पुलिस ने ये नोटिस निकाला है कि कोई भी ऐसे आपत्तिजनक बातें नहीं करेगा बिहार के एमएलए एमपीज जो भी हैं पॉलिटिशियंस उनके बारे में। तो इन अ मूव दैट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ड्रैकोनियन एंड अनवारंटेड बाय द ऑपोजिशन, बिहार पुलिस हैव इशूड a circular warning that those making objectionable and indecent comments online against the state government, ministers, MLAs, MPs and officials can be booked under the IT Act and the Indian Penal Code। तो जो भी मिनिस्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट, MLAs किसी के बारे में कुछ भी बोलेगा तो वो बुक्ड हो जाएगा अंडर द IT Act एंड द इंडियन पीनल कोड। तो बेसिकली ये जो मुद्दा आता है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लोगों के वॉयलेट कर रहा है। तो दिस इज अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द साइबर क्राइम। फॉर दिस एक्ट इट इज एप्ट टू टेक सच एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स। अब बाकी ऑपोजिशन का ये कहना है कि दिस हैज़ बीन रिपिंग अप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, दिस हैज़ बीन टेकन अवे डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द पीपल। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए, कितना कंट्रोल करना चाहिए, फ्रीडम कितना मेंटेन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब फायर लॉस, अब ये बस मुझे आपको ये बताना था कि BCG वैक्सीन किसके लिए होता है, रोटा वायरस किसके लिए होता है। तो रोटा वायरस डायरिया के लिए होता है और BCG वैक्सीन बेसिस ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। ये न्यूज़ यही थी कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई तो ये सारी वैक्सीन थोड़ी अफेक्टेड हो गई हैं। हम आगे चलते हैं। ये 23 जनवरी जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस की, तो हम भारत में उसको पराक्रम दिवस की तरह मनाते हैं। ठीक है। अब क्या क्या किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए पिछले कुछ सालों में। तो 2015-16 में तो उनसे रिलेटेड, उनके डेथ से रिलेटेड जो भी फाइल्स थी उनको डीक्लासीफाई किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीक्लासीफाइड, डिजिटाइज्ड एंड रिलीज मोर देन 100 फाइल्स रिलेटेड टू नेताजी। 2018 में अंडमान और निकोबार आइलैंड में 75th एनिवर्सरी जब थी, नेशन ने अपनी 75th एनिवर्सरी मनाई थी, तब फिर वहाँ के जो लैंड, वो वहाँ के जो आइलैंड थे उनके नाम बदले गए। जैसे रॉस आइलैंड का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड का नाम रखा गया शहीद द्वीप और हैवलॉक आइलैंड का नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। ठीक है। 2019 में टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम सेट किया गया रेड फोर्ट में। तो अभी आप यहाँ पर बस आइलैंड याद रख सकते हैं कि किस आइलैंड को क्या रीनेम किया गया था। रॉस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील को शहीद द्वीप और हैवलॉक को स्वराज द्वीप। ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे वो सैलरी में दे रहे थे इसलिए MCD के वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठ गए। यहाँ पे बेसिकली PM ने कुछ ऐसे एडवाइस दिए फॉर द जनरेशन, यंग जनरेशन। तो फर्स्ट वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर एबिलिटी, तो हमें अपनी एबिलिटी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, एक पॉजिटिव माइंडसेट ही एक पॉजिटिव रिजल्ट्स दिलाता है। ठीक है। हमेशा एक पॉजिटिव सोच के चलना, हाँ आगे दिस इज़ पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ, ऐसी चीज़, तो उसी से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज दैट वन हैज़ टू ऑप्शन। अगर एक इंसान के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एग्जिट कर जाए या तो डिफिकल्ट पाथ के थ्रू जीते, तो वन मस्ट गो फॉर द विन, ऐसा बोलना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। तो ये आप अपनी ज़िंदगी में भी उतार सकते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, खैर आगे चलते हैं। फूड मैप्स, इसमें ऑथर ने ये बताया कि हमारे पास इतना ज़्यादा फूड ग्रेन होता है तब भी हमारे यहाँ लोग हंगर में हैं, तो ऐसा क्यों है और इतने ज़्यादा फूड ग्रेन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। द पैराडॉक्स ऑफ हंगर अमिट्स प्लेंटी, बहुत होते हुए भी हंगर की पैराडॉक्स तो ये है ही, इंडिया को बहुत सालों से हॉन्ट कर रही है और आगे भी शायद हॉन्ट करने वाली है। ऑन द कंट्रेरी, अभी हम देखें तो 2020 में नए ही प्लेन पे पहुंच गई। ऑन द वन हैंड इकोनॉमिक रिसेशन हो रहा है कोविड-19 की वजह से, नेशनल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग फूड इनसिक्योरिटी में चले गए। मैनी हाउस होल्ड सर्विस ने पॉइंट किया है कि लोग रिड्यूस्ड फूड इनटेक करने लग गए इन बहुत क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव टर्म्स की, उनके पैसे बचे कि ऐसे रेनी डे के लिए। The latest survey Hunger Watch suggests that food insecurity continued well after the lockdown। तो गवर्नमेंट एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करी कि हंगर ओवर हो गया, बट फॉर इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स हार्डशिप इज़ लाइकली टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए ऐसा नहीं है।
अभी देखो हमने ये देखा कि कितनी ज़्यादा हमारे हंगर की दिक्कत है। अभी हम अगर दूसरे तरफ देखें तो इतना ज़्यादा सीरियल स्टॉक्स है, मतलब प्रेसिडेंटेड लेवल्स पे आ चुका है और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है 2021 में। ब्लोटेड स्टॉक्स रिफ्लेक्ट अ ग्रोइंग इम्बैलेंस बिटवीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि कितना ज़्यादा इम्बैलेंस है प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में। एफसीआई कितना प्रोक्योर करती है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस की वजह से एफसीआई में इतना सारा ग्रेन पड़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स फूड ग्रेन्स बुलेटिन, सीरियल प्रोक्योरमेंट अराउंड 70 मिलियन टन होता था 2017-18 में। नेक्स्ट ईयर बढ़ के 80 मिलियन टन हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर बढ़ के और बढ़ गया, तो दिस ईयर 100 मिलियन टन भी हो सकता है। मीनवाइल जो सीरियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मतलब पीडीएस तो अदर वेलफेयर स्कीम्स में, तो वो सिर्फ 60 मिलियन टन, मतलब 60 मिलियन टन आपको ज़रूरत है, आप 90 मिलियन टन ले रहे हो तो 30 मिलियन टन वेस्ट हो रहा है। तो प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट मैच बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय इंडिपेंडेंट फोर्सेज। ठीक है, प्रोक्योरमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्म्स ऑफ एनएफएसए से किया जाता है। आपको पता होगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब प्लानिंग कमीशन ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आर्ग्यू किया था कि ये कभी भी 60 मिलियन टन से ऊपर नहीं बढ़ने देगी जो भी एफसीआई का फूड स्टॉक है। ऐसा इन्होंने बोला था कि अपर बाउंड होगा, लेकिन 10 ईयर्स लेटर हम देख रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट एक्चुअली मोर देन 50% बढ़ चुका है। इस बार थोड़ा ये जो भी एफसीआई में अनाज था वो थोड़ा यूज़ हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो राशन और एक्स्ट्रा मिलने लग गया था। तो दिस लेड टू द रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा 30 मिलियन टन्स, तो उसकी वजह से थोड़ा तो कम हुआ था वहाँ पे राशन। ठीक है, बट विद द रिसेंट डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना दे आर ऑल सेट टू ग्रो अगेन इन 2021। तो अभी क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना को रोक दिया गया है, तो मतलब अब तो बंद हो गई है, तो शायद ये वापस से ग्रो अगेन हो जाएगा इन 2021। ऑथर ने बोला शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा वे नहीं जिसमें आप क्लोज कर सकते हो गैप जो कि भी प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में है, अदर देन एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। या तो आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दो, जैसे आप 5 किलो अनाज देते हो एनएफएसए के अंदर तो 10 किलो देना शुरू कर दो। विद फार्मर्स डिमांडिंग हायर एमएसपीज एंड बीइंग क्वाइट असर्टिव अबाउट इट, प्रोक्योरमेंट इज अनलाइकली टू डिक्लाइन सून। और वैसे भी प्रोक्योरमेंट कम अभी बीते आने वाले सालों में तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एमएसपी फार्मर्स एमएसपी की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वाइट असर्टिव है, तो आपको प्रोक्योरमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट्स अगर आप ये सारा अनाज एक्सपोर्ट कराना चाहो तो आपको हाई सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट्स पर रिक्वायर मैसिव सब्सिडी, क्योंकि जो हमारे प्राइस है वो इंटरनेशनल प्राइस से कॉम्पीट ही नहीं करते, हमारे प्राइस उससे ज़्यादा होंगे। तो सिंस एमएसपीज टेंड टू बी हायर देन वर्ल्ड प्राइसेस, ऑलमोस्ट 50% हायर इन द केस ऑफ वीट टुडे, तो आपको फिर या तो वो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर एक्सेस ग्रेन आप कैटल फीड की तरह खिला दो तो लार्ज सब्सिडीज़ फॉर एक्सपोर्ट्स और कैटल फूड वुड बी हार्ड टू जस्टिफाई। इसलिए ऑथर ने बोला कि आप ओपन मार्केट सेल कर दोगे तो फिर वो एमएसपी का पर्पस ही डिफीट कर देगा। तो ऑथर ने कुछ ये बात बताई कि आप एनएफएसए कवरेज बढ़ा दो। तो जस्ट टू एम्पलीफाई द लास्ट ऑप्शन, यूनिवर्सलाइजिंग द पीडीएस इन रूरल एरियाज एट एनएफएसए रेट्स वुड रिक्वायर एन एक्स्ट्रा एलोकेशन अबाउट 15-20 मिलियन टन्स पर ईयर। तो बेसिकली आप अपने अंत्योदय प्रोग्राम बढ़ाओ, ज़्यादा लोगों को अनाज दो, तो जो भी आपके पास एफसीआई के गोडाउन में अनाज है वो सब यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स मैनी स्टेट्स हैव ट्राई टू एक्सपेंड द कवरेज ऑफ द पीडीएस एज अ रिलीफ मेजर। तो मतलब पिछले कुछ महीनों में स्टेट्स ने सोचा कि वो अपने रिलीफ मेजर के तहत पीडीएस ज़्यादा लोगों को दे, लेकिन वो हार्ड था क्योंकि वो पूरा स्टेट्स बिना सेंट्रल असिस्टेंस के नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल ही उन्हें प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब एक दिक्कत तो ये हो गई जो प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरी दिक्कत है जो हम देखेंगे प्रोडक्शन और कंजम्पशन में है। तो सीरियल प्रोडक्शन हैज़ बीन वेल अबव 250 मिलियन टन्स फॉर 5 years इन अ रो, और ये लगभग 280 मिलियन टन होने वाली है। लेकिन अगर देखें तो ज़रूरत कितनी है हमारी पॉपुलेशन को कंजम्पशन की, तो लगभग 200 मिलियन टन, मतलब 80 मिलियन टन ज़्यादा ग्रेन उपज रहा है। ठीक है, तो सस्टेन पॉवर्टी रिडक्शन वुड परहैप्स रेज अ लिटिल बियॉन्ड दैट बट नॉट मच दैट सीरियल्स हैव अदर यूजेस देन ह्यूमन कंजम्पशन बट इट इज़ नॉट क्लियर हाउ वेल द सरप्लस कैन बी यूज। तो नहीं पता हमें सरप्लस कैसे यूज़ करना है। तो ऑथर ने बोला है हम इसको, ये जो सीरियल इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, हम उसको कुछ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, अगर हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करें, जैसे कि न्यूट्रिशियस क्रॉप्स उगाना शुरू करें, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयलसीड्स एंड वेजिटेबल्स, तो इससे लोगों में बेटर न्यूट्रिशन भी नहीं आएगा, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए ज़रूरत है कि बैलेंस सब्सिडीज़ देना फार्मर्स को, क्योंकि अगर बैलेंस आप एमएसपी सिर्फ राइस और वीट पर ही दोगे तो वो राइस और वीट ही उगाएंगे। फॉर इंस्टेंस हायर एमएसपीज दो पल्सेस के लिए। ठीक है, फिर कंबाइंड विद मोर एक्टिव प्रोक्योरमेंट एंड द इंक्लूजन ऑफ पल्सेस इन द पीडीएस में पल्सेस को इंक्लूड करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फार्मर ने बेसिकली सुझाव में दी हैं। दिस कुड वर्क वंडर्स फॉर फार्मर्स, पुअर पीपल इन द environment. Diversification also call for other forms of public support. Diversification से other forms of public support जैसे कि मार्केटिंग अरेंजमेंट, क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये भी ग्रो अप होगा, स्पेशली फॉर स्पेशल फार्मर्स इन डिप्राइव्ड रीजन्स। तो सूनर और लेटर द डबल इम्बैलेंस इन इंडिया सीरियल इकोनॉमी, जो कि बेसिकली प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में है और प्रोडक्शन और कंजम्पशन में है, विल नीड मोर देन अ शॉर्ट टर्म फिक्स। तो ये तो शॉर्ट टर्म फिक्स ऑथर ने बोल दिया, पर इसको अगर लॉन्ग टर्म फिक्स के लिए सोचो तो हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पे आर्टिकल, आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। स्लॉटरिंग सेंस में ये था कि दिल्ली सिविक बॉडी ने जैसे ये डिसाइड किया है
कि इस रेस्टोरेंट मेंशन करेंगे कि वो हलाल का मीट दे रहे हैं या झटके का मीट दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑथर ने बेसिकली बोला कम्युनलाइजेशन का एक तरीका है और ये सारी चीज़ें बोली हैं कि दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। बाकी हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल पढ़ेंगे हम होम अलोन। इसमें ऑथर ने बोला है कि कुछ भी हो जाए, लोग जो घर पे रहते हैं वो ये सोचते हैं कि विमेन का काम कुछ काम ही नहीं। तो द किचन इज़ अ प्लेस ऑफ नरिशमेंट एंड स्किल्स बट ऑल्सो ऑफ द एग्जॉस्टिक अनवॉइस्ड रेज ऑफ इंडियन वीमेन, ठीक है। ये अभी हम यहाँ से देखते हैं। Indeed, to many of us, food is daily pleasure and aestheticism, a link to culture and histories that make us. But like the salt that disappears into sambar or a dal done right, the arduous labor of a woman in the kitchen and home is an essential and ignored. तो जो भी women घर में काम करती है वो essential भी है, ज़रूरी भी है और इग्नोर भी उसे उतना ही ज़्यादा किया जाता है। अगर हम NSSO का टाइम यूज सर्वे का डेटा देखें तो लगभग 4.5 लाख इंडियन रिवील्स दैट women spend nearly 5 hours per day. विमेन एक दिन में अपना 5 घंटे का काम घर में रह के करती, अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती है। अगर मेंस को कंपेयर करें तो सिर्फ 98 मिनट करते हैं। और लेस देन 6% इंडियन मैन है जो कि कुकिंग में इन्वॉल्व है, कंपेयर टू 75% वीमेन कुकिंग में इन्वॉल्व है। तो NSSO का टाइम यूज़ कर सर्वे आप ये डेटा कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो होम इज़ वेयर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वीमेन परफॉर्म वर्क दैट सस्टेन्स हाउस होल्ड एंड एनेबल्स मैन टू टेक अ प्रोडक्टिव पेड जॉब्स इन द इकॉनमी। तो बेसिकली होम ही है वहाँ पे जहाँ पे विमेन उनके लिए काम करती है, हाउस को सस्टेन करती है, ताकि मैन को ये प्रायोरिटी मिल पाए, प्रिविलेज मिल पाए कि वो बाहर जाके काम कर सके। इवन फॉर दोज वीमेन हु टेक अ वर्क आउटसाइड द होम डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेप द चॉइस ऑफ वर्क। उसके अलावा जो वीमेन बाहर करती भी हैं काम, उनकी सबसे मेन काम ये होता है कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चॉइस ऑफ वर्क, मतलब वो ऐसी जगह काम करें जहाँ पे घर का भी ध्यान रख सकते हैं, बच्चों का भी ध्यान रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सॉरी, तो विमेन the home is where the majority of Indian women perform work that sustains households and enables men to take up productive paid jobs in the economy. Even for those women who take a work outside the home, domestic responsibilities shape their choice of work and professional progress. The drag on Indian women's labor force participation. तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो कहते हैं विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, वो सिर्फ सोशल स्टेटस एजुकेशन की वजह से नहीं है, वो इन सारी चीज़ों की वजह से भी है, ठीक है। तो बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट एक्सटेंट ऑफ कल्चर, द बास्केट ऑफ वैल्यूज दैट बाई टाइम विमेन्स आइडेंटिटी टाइटली टू द सुपरविजन ऑफ चिल्ड्रन। जिससे विमेन को टाई कर दिया जाता है कि वो बस चिल्ड्रन को सुपरवाइज करेगी, होम देखेगी, नजेस देम आउट ऑफ द वर्क फोर्स। तो इसकी वजह से भी बहुत कम है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट विमेन के कम होने के तीन रीज़न हो गए। पहले एजुकेशन, सोशल स्टेटस, और तीसरा ये जो उनको टाई कर दिया जाता है टू द अनपेड डोमेस्टिक वर्क। तो वाई डू वांट टू टेक अप अ जॉब व्हेन द वर्क यू डू एट होम इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दैट ऑफ मिनिस्टर्स। ऐसा कोई ऐसे बुक थी उसमें बोला गया था, ये मूवी में शायद बोला गया था। तो द डोमेस्टिक वर्क परफॉर्म बाय वाइफ्स एंड डॉटर्स इज बोथ प्राइसलेस एंड ऑफ लिटिल वैल्यू। Marriage and home are still seen unquestioningly as the rightful in the natural context of women's life. अब जैसे एक एज के बाद मैरिज और होम देखा जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी women लाइफ के लिए। So much that economist Swaminathan Iyer can prescribe work from home as a fix to the problem of too few women in the workforce. They do not have to leave home and force molestation or badnami, and because it can make it feasible for them to do both office and family chores. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जैसे अभी बोला कि पंजाब की जो विमेन वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं तो उनको बोलो कि वो घर जाएं, उनको मैनिपुलेट करके घर भेजो। तो द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फाइंड इट्स पॉसिबल टू सजेस्ट दैट विमेन फार्मर्स फ्रॉम पंजाब गिव अप द स्पेस इन डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट एंड रिटर्न होम रादर देन बार्गेन फॉर द इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है। ऐसा बोला गया ऑथर के द्वारा कि चीफ जस्टिस भी ऐसा सोच रहे हो, तो फिर अब क्या ही कहना। इट इज़ द सेम डैडी कॉम्प्लेक्स दैट लीड्स टू एंटी कन्वर्जन लॉज मीन टू रेस्क्यू हिंदू विमेन इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ऑथर ने बोला जैसे डैडी वाला कॉम्प्लेक्स नहीं कि डैडी बताएं कि ये करो वो करो, वैसी वाली चीज़ है कि मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लॉज से ये पता चलता है कि विमेन अपना लाइफ पार्टनर भी नहीं चूज़ कर सकती। उसके लिए भी उन्हें घर में किसी अपने भाई की ज़रूरत है, पापा की ज़रूरत है, वो बताएंगे उसे कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, फादर बताएंगे। ऑथर ने बोला है कि पर हाँ, एक स्टडी हुई थी इकोनॉमिस्ट अश्वनी देशपांडे, उससे ये पता चला कि जेंडर गैप डोमेस्टिक वर्क में थोड़ा श्रंक हुआ ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लेकिन जैसे जैसे मैन वापस एम्प्लॉयमेंट में रिटर्न हुए तो ये गैप वापस से वाइडन होता हुआ दिख रहा है। ऑथर ने बोला लोगों को लगता है कि इसमें स्किल, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑथर ने बोला डोमेस्टिक वर्क भी स्किल, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं, लाइक ऑल फिजिकल लेबर, ठीक है। तो इसमें सब कुछ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत क्रिएटिव वर्क होता है। प्रपोजल, अब जैसे ये बोला गया था कि क्या विमेन को सैलरी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ऑथर ने बोला ये तो और भी ज़्यादा इस टाइप का उसको स्ट्रॉन्ग करता है कि विमेन का प्लेस घर में ही है, घर में ही वो रहेगी, बस आप उसको सैलरी प्रोवाइड कर दो। तो प्रपोजल लीव्स द फंडामेंटल हायरार्की ऑफ द पेट्रियार्कल होम अनचैलेंज्ड, द विमेन्स प्लेस इन द होम एंड एब्जॉर्ब्स इट ऑफ चेंज।
अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डेटा वाइल मैन रिकवर्ड मोस्ट ऑफ द लॉस जॉब्स में नवंबर। अब बहुत ज़्यादा वुमेन की जॉब लॉस भी हुई हैं इस लॉकडाउन के द्वारा। मैन को तो वापस जॉब मिल भी गई पर वुमेन को नहीं मिली। तो अ फॉल्स हायरार्की ऑफ जेंडर एंड कास्ट प्रैक्टिसेस इज इंडीड डीवैल्यूड द एसेंशियल वर्क दैट सस्टेन्स अस। तो बेसिकली ऑथर ने ये बोला है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं, हम स्ट्रगल देख रहे हैं आशा वर्कर्स का, अगर विमेन केयर वर्क परफॉर्म भी करती है तो उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है और उसके हमेशा काम को अंडर वैल्यू किया जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस कैसे अंडरमाइन हो रहा है। ठीक है, जैसे जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स की बातें सुनते हैं। ठीक है, वो उन लोगों की बातें नहीं सुनते जो उन पॉलिसी से इम्पैक्ट होने वाले होते हैं। जैसे फार्मर लॉ बनाया, ठीक है, तो एक्सपर्ट्स के कहने पर फार्मर लॉज बना दिए। जो अंडरग्राउंड फार्मर उनकी बात सुनी नहीं, जिसकी वजह से वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हाउएवर द एक्सपर्ट्स हु एडवाइज देम प्लग पीपल एज नंबर्स इनटू द साइंटिफिक मॉडल्स। और ये एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, सिर्फ लोगों को एक नंबर की तरह काउंट करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं जैसे अनएजुकेटेड मासेस हैं। और लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रिलाई कर देते हैं ऑन एक्सपर्ट्स एडवाइसेस फॉर सोल्यूशंस। इसके कारण जो ट्रस्ट होता है इलेक्टेड लीडर्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एक ये पॉइंट कि एक्सपर्ट्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना, उनकी एडवाइस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना और लोगों की बातों को ध्यान में ना लेना, ये सोचते हो कि वो अनएजुकेटेड मासेस है, जिसकी वजह से ट्रस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। द पीपल हु आर द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज आर नॉट इवन कन्विंस्ड। ठीक है, तो मतलब जो बेनिफिशियरीज है उनको तो कन्विंस करो कि ये आपके लिए अच्छा है। अब डेमोक्रेसी में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो डेमोक्रेसी इज डीपन बाय द रियलाइजेशन दैट दोज हु रूल ओवर हैव मोर पावर देन दोज दे रूल ओवर। डेमोक्रेसी में ये माना जाता है जैसे जो लोग रूल होते हैं जिनके द्वारा, वो सोचते हैं कि जो हमें रूल कर रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ऐसा नहीं है। जो रूल होते हैं उनके द्वारा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हर 5-5 साल में वो उन्हें बदल सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज डीपन बाय द रियलाइजेशन दैट दोज हु रूल ऑलवेज हैव मोर पावर देन दोज दे रूल ओवर। जैसे कि नोबेलिटी ओवर पीजेंट्स, white people over colored people, upper caste over lower caste, employers over workers, men over women. तो the advance of irregulated capital across the world in recent years to promote the ease of doing business। हाँ, अब ऑथर ने बोला है कि आज का मेन मोटिव ये होता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना। ईज़ ऑफ लिविंग लोग ऐसे कंसिडर ही नहीं करते कि ईज़ ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। तो जो वेल्थ ग्रेटर पावर टू फ्रेम रूल्स, तो जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वेल्थ है, तो उनको बोला जाता है आप रूल्स बनाओ। ठीक है, और उन सिटीजन्स की चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता जिनके पास कोई वेल्थ ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी को पहली चीज़ ये करेक्ट करनी चाहिए। तो आपको ये पता चल गया ना। दूसरा ये फॉल्ट नहीं डेमोक्रेसी में क्या है कि इल रेगुलेटेड कैपिटलिस्ट मार्केट्स ऑफ करोडिंग डेमोक्रेसी। तो एक कैपिटलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट मार्केट्स है, वो डेमोक्रेसी को करोड कर रहा है। एक्सपर्ट्स मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं अबाउट द रियलिटीज़ क्योंकि उन्होंने कभी ग्राउंड रियलिटी देखी ही नहीं होती। दे आर मिस इन्फॉर्म्ड अबाउट रियलिटीज़ ग्लोबल एलीट्स हु आर कनेक्टेड इन अ ग्लोबल कम्युनिटी। ठीक है, वो ट्रांसेंडिंग मतलब नेशनल बॉर्डर से ऊपर उठ के ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्टेड होते हैं। तो वो कभी जानते ही नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी किसी कंट्री की होगी क्या। वो ग्लोबल सोचते हैं और उन्हें लगता है कि नेशनल प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि दो लेफ्ट बिहाइंड, जैसे कोई कंट्रीज़, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अगर उसके एक्सपर्ट सोचेंगे तो उस तरीके से सोचेंगे। अगर हमारा डेवलपिंग कंट्री है तो सबसे पहले हम अपने लीडर से सोचेंगे कि हमारी अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन वो तो एक्सपर्ट्स की बातें सुन के फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो ये बात है। तो दे थिंक ग्लोबल एंड बिलीव दैट थिंकिंग नेशनल एंड लोकल इज गोइंग बैक टुवर्ड्स वेयर पीपल विद इन कंट्रीज एवरीवेयर स्पेशली दोज लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लोबल रिस्क वॉट द गवर्नमेंट्स टू लिक इनवर्ड्स टू देयर नीड फर्स्ट, कि पहले वो उनकी ज़रूरत को देखें कि उनकी ज़रूरत क्या है। अब ट्रस्ट क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, ऑथर ने बोला ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इसलिए डिक्रीज़ कर रहा है क्योंकि कोई भी एक दूसरे की सुनने की कोशिश ही नहीं करता है। गवर्नमेंट लोगों को नहीं सुनती है, एक्सपर्ट्स उनको नहीं सुनते हैं, एक्सपर्ट्स अपने सिलॉज में दूसरे एक्सपर्ट्स की नहीं सुनते हैं। सोशल मीडिया लोगों को बोल रहा है कि आप गेटेड कम्युनिटी में चीज़ें देखो। आप फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया में कोई चीज़ सर्च करेगा तो वो उसके अगेंस्ट आपको कोई आर्गूमेंट दिखाएगा नहीं, वो फॉर्म में दिखाता रहेगा। जो आप सोच रहे हैं आपकी चीज़ को री इन्फोर्स करता जाता है। तो सोशल मीडिया इज फोर्सिंग पीपल फर्दर इनटू गेटेड कम्युनिटीज ऑफ पीपल लाइक अस एंड हु आर अनेबल एंड अनविलिंग टू लिसन टू पीपल नॉट लाइक अस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें तभी सॉल्व हो जाएगी अगर सब लोग एक दूसरे को सुनने लगेंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज ब्रेकिंग डाउन बिकॉज नो वन इज विलिंग टू लिसन टू पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड और एग्री विद। तो जिससे वो जो लोग उन्हें समझ नहीं आते हैं, जिनसे वो सहमत नहीं है, तो वो उनको सुनना ही नहीं चाहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू पीपल हु डू नॉट सीम टू थिंक लाइक वी डू। बाई लिसनिंग टू अदर पर्सपेक्टिव्स वी विल कॉम्प्रहेंड द सिस्टम ऑफ विच विल वी ऑल आर स्मॉल पार्ट्स। तो ऑथर ने बोला अगर हम लोगों से सुनेंगे, उनके पर्सपेक्टिव भी सुनेंगे, तो बेसिकली जो भी सिस्टम उनको अच्छे से कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं। और इकोनॉमिस्ट विल इम्प्रूव द साइंस too. Moreover, by listening better to each other, we can trust each other and then we can work together democratically to make the world better for everyone. हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली बताया गया कि जिस दिन लॉ पास होता है उसी दिन वो इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है या नहीं आता है, या कब फोर्स में आता है। तो पार्लियामेंट इज़ द पावर टू मेक अ लॉ एंड टू रिमूव इट फ्रॉम द स्टैट्यूट बुक्स। तो लॉ बना भी सकती है, हटा भी सकती है। ठीक है, तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया तो पार्लियामेंट खुद ही।
तो बट द पासिंग ऑफ अ बिल डज नॉट मीन दैट इट विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ऐसा नहीं कि बिल पास हो गया तो कल से ही काम करने लग जाएगा। पहले तो उसे लॉ बनने में उससे 3 मोर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। पहला प्रेसिडेंट उसको एसेंट देता है, फिर लॉ किसी पर्टिकुलर डेट से इफेक्ट में आता है तो वो गवर्नमेंट बताती है रूल्स और रेगुलेशंस कि इसे कैसे ग्राउंड पे ऑपरेशनल किया जाएगा, और फिर कंप्लीशन ऑफ दीज लॉज डिटरमाइंस व्हेन द लॉ बिकम्स फंक्शनल। ठीक है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि लॉ का फंक्शनल होगा। आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट को या तो बिल साइन करना होता है या तो अपने कंसेंट विदहोल्ड कर सकता है। तो प्रेसिडेंट रेयरली विदहोल्ड करता है अपने कंसेंट को। लास्ट टाइम प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने रिफ्यूज़ किया था, जो कि MPs को डिस्क्वालिफिकेशन से रोकने के लिए, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। तो उसके बाद तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो ये सारी बातें हैं। आगे चलता हूँ। यहाँ पे एक न्यूक्लियर स्टार्ट ट्रीटी थी रशिया और US में। ठीक है, तो अब रशिया और US बेसिकली डिसआर्मामेंट से रिलेटेड है कि डिसआर्मामेंट करेंगे। तो अब दोनों पार्टीज़ ने सोचा कि इस ट्रीटी को और आगे बढ़ाते हैं। तो द ट्रीटी साइंड इन 2010 बाय प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री Medvedev limits each country to no more than 1550 deployed nuclear warheads and 700 employed missiles and bombers। तो ये कि इनको एक पर्टिकुलर रेंज तक ही रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना। अब ईरान में इतना ज़्यादा बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है कि वहाँ पर लाइट ही चली गई। ठीक है, ब्लैकआउट हो गया। अब वो लोग इतनी ब्लैक क्यों कर रहे हैं? आपको बिटकॉइन तो पता होगा ना कि बिटकॉइन से क्या दिक्कतें हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और एक दिन शायद आर्टिकल आया था, मैंने भी समझाया था, तो शायद आपको पता होना चाहिए। Iran's capital and major cities plunged into darkness in recent weeks as rolling outages left millions without electricity for hours। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स डाइड क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। अब इसका कल्प्रिट क्या है? बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होते हैं, तो विच रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पावर देयर स्पेशलाइज कंप्यूटर्स एंड टू कीप दम कूल। ठीक है, एंड सस्पेशन दैट बिटकॉइन हैड बिकम अ यूजफुल गोड। अब यहाँ पे बोला गया है कि नेशन यूज़ कर रहा है बिटकॉइन वाली प्रॉब्लम को, डीपर रूटेड प्रॉब्लम्स को छिपाने के लिए। फॉर ईरान अब बेसिकली क्रिप्टो करेंसी दिक्कत क्या है कि इससे टैक्स इवेजन होता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है। तो फॉर ईरान एनोनिमस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मेड इन क्रिप्टो करेंसीज अलाउ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज टू बाईपास बैंकिंग सेंक्शंस। तो इससे बैंकिंग सेंक्शंस आप बाईपास कर सकते हैं, एनोनिमस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बिटकॉइन बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव देता है टू द कैश। ठीक है, जो भी सॉवरेन गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक की करेंसी है उसके लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव देता है। और जो भी कंट्रीज ज़्यादातर सेंक्शंस में है बाय द USA, वो मोर स्टेबल ऐसा मानती हैं कि लोकल करेंसी से अच्छा हम अपना मनी बिटकॉइन में पार्क करें। ठीक है, तो लोगों में जब ये हो जाता है कि हमारे देश की करेंसी इतनी अच्छी नहीं है तो हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। तो ईरान में जो इलेक्ट्रिसिटी वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज है, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा इसे यूज़ कर रहे हैं और क्रिप्टो कॉइन को जनरेट करने की, माइन करने की कोशिश कर रहे हैं। RBI ने बेसिकली 4 ईयर स्ट्रक्चर दिया फॉर टाइटर रेगुलेशन ऑफ NBFCs। मतलब आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक सर्वे में कि NBFC का एक हेल्थ स्कोर कार्ड इंडेक्स बनाने की बात की गई थी। तो उसी के टाइप में एक डेवलपमेंट है कि हम 4 लेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड अ पॉसिबल टॉप लेयर। ठीक है, और उसके हिसाब से ये डिज़ाइन करेंगे कि कौन सी NBFC कौन ज़्यादा रिस्क है, किस NBFC में कम रिस्क है। तो अभी ये सिर्फ डिस्कशन पेपर है, जब ये आएगा तो हम इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।